औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सीए's वर्ल्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लेट और एलएलबी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो जी सकें। तो जनाब, कल हमने जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। ठीक है जी। तो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमने देखा था एंटरप्रीन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि सबसे जो छोटा बिजनेस होता है, आसान अल्फाज में आप कह लें, मिसाल के तौर पे सोल प्रोप्राइटरशिप, एक किराने की दुकान, तो उसके लिए आसान अल्फाज में जो है वो एंटरप्रीनियरशिप जो है ना वो कामयाब है। उसके बाद अगर मीडियम लेवल पे आए, दूसरे अल्फाज में अगर हम पार्टनरशिप एज्यूम कर लें, ठीक है जी, कोई बहुत लंबा चौड़ी पार्टनरशिप ना हो, छोटे पैमाने पे, ठीक है, उसके लिए फिर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यूज हो सकता है। लेकिन जो बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है जी, तो उनके लिए फिर जो है वो जाहिर सी बात है, हमने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी कि वो एक जैसा काम करने वाले लोगों की ग्रुप बंदी कर दी जाती है। लेकिन जो बड़ी कंपनीज हैं, यूनिलीवर है, नेस्ले है, निशात है, कोका कोला है, और भी बहुत सारी, ठीक है, तो वहाँ पे फिर एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं, ठीक है, कि उनको यानी कि इस तरीके से फिर टैकल नहीं किया जा सकता। फिर मिसमैनेजमेंट हो जाती है और फिर उससे फिर जो है ना उससे लॉस होने का खदशा होता है। इस वजह से वहाँ पे फिर जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं उस हिसाब से फिर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एलोकेट की जाती हैं, ताकि जो एक्टिविटीज़ हैं वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म की जा सकें। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं जी, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को जी, जिसका नाम है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। Large companies often find it unlikely to operate as one large unit under a functional organizational structure। वो कहता है कि जो बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कारआमद नहीं है या फायदा मंद नहीं है। शेयर साइज, यानी कि जो बड़ी साइज की कंपनीज होती हैं जिनका बिजनेस बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा फैला हुआ होता है, मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर मैनेजर्स टू ओवरसी ऑपरेशंस एंड सर्व कस्टमर्स। वो कहता है कि वहाँ पे जो मैनेजर्स हैं ना, वो उनके लिए फिर मुश्किल हो जाता है कि या तो वो फिर ऑपरेशंस को डील कर सकें, जो काम हो रहा है उसकी निगरानी करें, ठीक है, या फिर वो कस्टमर्स को डील करें। जाहिर सी बात है, अब एक बंदे के 40 हाथ तो होते नहीं हैं, ये ना ही 40 आंखें हैं कि वो हर काम को मैनेज कर लेगा। तो उसके लिए फिर क्लाइंट के लिए और टीम होगी जो क्लाइंट से मीटिंग करेगी, डिस्कशन करेगी, ठीक है जी, जो भी कम्युनिकेशन हो रही होगी। और वो टीम जो कंपनी के अंदर होने वाले ऑपरेशंस को गवर्न करेगी, वो टीम अलग होनी चाहिए। टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम मोस्ट लार्ज कंपनीज आर स्ट्रक्चर्ड एज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है? डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। अब इसमें अब आप खुद देख लें कि डिवाइड लफ्ज होता है तकसीम करना, ठीक है जी, तो वहां से क्या निकला है? डिवीजन। ठीक है जी, तो ये वहां से डिविजनल निकला है। देयर दे आर सिमिलर इन मैनी रिस्पेक्ट्स टू स्टैंड अलोन कंपनीज एक्सेप्ट दैट सर्टन कॉमन टास्क लाइक लीगल वर्क टेंड्स टू बी सेंट्रलाइज्ड एट द हेडक्वार्टर्स लेवल। अब इस लाइन का एग्जैक्ट मफहूम बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो निशात है, ठीक है जी, या आपने ये जेटीडब्ल्यू, जहांगीर तरीन वगैरह की जो भी कंपनीज हैं, शुगर मिल्स भी हैं इनकी, तो उनके हेड ऑफिसेज जो हैं वो मोस्टली कहाँ पे हैं? वो लाहौर के अंदर हैं। लेकिन वो कंपनीज कहाँ ऑपरेट कर रही हैं? किसी की लोधरा के अंदर है, किसी की फैसलाबाद के अंदर भी है, लाहौर में और जगहों पे भी है, यानी कि, ठीक है जी। लेकिन ज्यादातर जो मेन अकाउंट्स वगैरह इन लोगों के मैनेज हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं? लाहौर के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। अगर हाँ, बड़े पैमाने पे जो मीटिंग्स वगैरह होनी होती हैं वो कहाँ पे हो रही हैं जी? वो लाहौर में हो रही हैं। तो यही बात इसके अंदर वो कह रहा है कि समटाइम्स कुछ काम ऐसे होते हैं जो कंपनीज के हेड क्वार्टर्स में, हेड ऑफिस में भी हो रहे होते हैं। लाजमी नहीं कि जहाँ पे बाकी ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है जी, कि सारा का सारा प्रोसेस एक ही जगह पे हो रहा हो।
अच्छा जी, ईच डिवीजन फंक्शंस रिलेटिवली ऑटोनोमसली बिकॉज इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द फंक्शनल एक्सपर्टीज। वो कहता है जी कि तमाम जो डिवीजन होती है, जो दर्जा बंदी होती है, मिसाल के तौर पे एडवर्टाइजमेंट वालों की एक आपने वो बना दिया कि ये लोग एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ये लोग जो है ना वो प्रोडक्ट मेकिंग होगी, वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही होगी, कहीं पे जो है वो अकाउंटिंग हो रही होगी, कोई एचआर होता है, एचआर का काम होता है कम्युनिकेट करना, ठीक है जी, मीटिंग्स वगैरह, जो क्लाइंट्स आते हैं उनके साथ डिस्कशन करना। तो वो कह रहा है कि हर डिवीजन जिनको जो जो काम दिया गया है तकरीबन वो जो है ना उनको प्रॉपर हर चीज़ गाइड कर दी जाती है, ठीक है। तो उसके बाद होता क्या है जनाब कि हर कोई जो है वो फिर आज़ादाना तौर पे उन कवायद व ज़वाबित और उन असूलों को मद्देनज़र रखते हुए काम कर रहा होता है जो उन्हें बता दिया जाता है। उसके बाद ये नहीं है कि 24 घंटे उनके सर पे डंडा रख के नहीं आप बैठे रहते, डंडा लेके नहीं बैठे रहते कि जी हाँ जी काम करो, बस उनको जो टारगेट्स दिए हैं और फिर उनको आज़ादी है कि जो टाइम लिमिट है उसके अंदर आपने इसको कंप्लीट करके जो है ना वो हमें डिलीवर करना है। उसके बाद है जनाब ऑटोनोमसली होता है इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना तौर पे, ठीक है जी। ये नहीं है कि जी आप उनको जो है ना वो पहली दूसरी के बच्चों की तरह उन पे सख्ती करके काम नहीं कराएंगे, ठीक है, उनको उनको उनके टारगेट्स दे दिए। तो कंपनीज में होता यह है कि फिर बोनसेस भी होते हैं टारगेट्स अचीव करने पे, प्रमोशंस वगैरह होती हैं। तो इस वजह से वो बता रहा है कि जी वो आज़ादाना तौर पे फिर काम कर रहे होते हैं। The challenge is to find the most appropriate way of structuring operations to achieve overall company goals। वो कहता है जी कि जो असल मुश्किल होती है ना वो ये होती है कि ऑपरेशंस को किस तरतीब में चलाया जाए, यानी कि किस तरतीब में चलाया जाए और किसको क्या क्या काम दिया जाए। जाहिर सी बात है जी कि आपने मोस्ट सूटेबल बंदा ढूंढना होता है जो उस काम का एक्सपर्ट भी हो। ये ना हो कि जी अब एक बंदा उसको मार्केटिंग का आइडिया ही नहीं है, ठीक है, उसको आप प्रोडक्शन में लगा दें, और एक बंदा जिसको यानी कि प्रोडक्शन का पता है और उसको अकाउंटिंग का नहीं पता और उसको आप अकाउंटिंग भी भेज देंगे तो वो फिर सारा निज़ाम जो है ना वो दरम बरम हो जाएगा। तो मोस्ट सूटेबल काम के लिए मोस्ट सूटेबल पर्सन कौन है ये बड़ा ज़रूरी होता है। Toward this end, divisions can be formed according to products, customers, processes और geography। वो कहता है कि जो divisions बनाई जाती हैं ना वो यानी कि इस हिसाब से बनाई जाती हैं कि प्रोडक्ट के हवाले से, ठीक है जी, कौन से लोग इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए बेहतर काम कर सकते हैं, कस्टमर्स को कौन अच्छा डील कर सकते हैं, प्रोसेस वही प्रोडक्शन में कौन से लोग जो है ना वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जियोग्राफी होता है इलाकाई तौर पे। अब अगर आप एक अच्छे कारोबारी बनना चाहते हैं, अब देखें आसान सी बात है, आप एक इंग्लिश स्पीकिंग बंदे को या पंजाबी बोलने वाले बंदे को आप अगर केपी के एक ऐसे एरिया में भेज दें जहाँ पे टोटली पश्तो यूज होती है और वहाँ मुश्किल से किसी को उर्दू भी नहीं समझ आती है, बहुत मुश्किल से किसी को उर्दू समझ आती है, तो या कोई पंजाबी या इंग्लिश बोल रहा होगा तो फिर वो किस तरीके से वहाँ पे कारोबार चलाएगा, ठीक है। तो अगर आप वहाँ के केपी के इलाके से कोई बंदे ऐसे जो पश्तो एक्सपर्ट होंगे और इस काम को भी यानी कि आप प्रोडक्ट डीलिंग में भी एक्सपर्ट होंगे, तो इस तरह के लोग अगर लगाएंगे तो अल्टीमेटली फिर आपका कारोबार जो है वो अच्छे तरीके से चल सकेगा, जो वहां डील करना एटलीस्ट जानता हो। वो कहता है जी कि प्रोडक्ट डिवीजन इट मींस दैट अ कंपनी स्ट्रक्चर्ड अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोडक्ट लाइंस। जनरल मोटर्स फॉर एग्जांपल हैज 4 प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजंस, बुइक, कैडिलक, चेवरोलेट एंड जीएमसी। वो कहता है जी कि हर कंपनी जो है ना उसमें अब वो डिवीजन्स बताने लगा है कि प्रोडक्ट के हिसाब से भी डिवीजन हो सकती है, ठीक है जी। तो अब वो बताता है जो जनरल मोटर्स वाले हैं उनके 4 बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिनके वो नाम दे रहा है, बोइक है, कैडिलैक है, ठीक है जी, चेवरोलेट या चेरोलेट आप कह लें, समटाइम्स वी साकिन भी होता है, एंड जीएमसी। तो अब वो क्या करेंगे कि एक डिवीजन प्रोडक्ट डिवीजन के अंदर एक इसकी डिवीजन बना देंगे, दूसरी डिवीजन इसकी बना देंगे, तीसरी इसकी डिवीजन, चौथी इसकी। अब आसान अगर अल्फाज में समझना हो, ठीक है, तो अगर आप देखें मोबाइल की कंपनी, लेट्स सपोज एक ही मालिक है, ओप्पो मोबाइल भी उसी का है, क्यू मोबाइल भी उसी का है, सैमसंग भी उसी का है, आईफोन भी उसी का है। तो अब उसके कितने मोबाइल फोन्स कितनी तरह के हो गए, 4 तरह के मोबाइल फोन्स हो गए। कंपनी मेनली एक है, तो वो फिर क्या करते हैं, फिर वो डिवीजन बना देते हैं, क्योंकि हर जो डिवीजन है वो अपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट करेगी, ओप्पो वाले ओप्पो को एडवर्टाइज करेंगे, आईफोन वाले आईफोन को एडवर्टाइज करेंगे, ठीक है। अच्छा, इनकी अपनी अपनी डिवीजन फिर अपने अपने मोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग जगह पे कर रही होगी। तो
अब क्या हो गया कि प्रोडक्ट डिवीजन में जितने उनके प्रोडक्ट्स थे, अब ओप्पो भी अच्छा चल रहा है, आईफोन भी अच्छा चल रहा है मिसाल के तौर पे, ठीक है जी। तो सबकी अपनी अपनी डिवीजन का थी, वो सारा काम अपने हर डिवीजन ने अपने अकॉर्डिंग करना है, बस अल्टीमेटली टारगेट अचीव करके देना है। Each division has its own research and development group, its own manufacturing operations, its own marketing team। यानी कि हर डिवीजन, ओप्पो वालों ने मार्केटिंग भी करनी है, मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है, सारा काम खुद है उनका, चाहे वो अंदर जिसको मर्जी जो मर्जी जिम्मेदारी दें। This allows individuals in the division to focus all their efforts on the products produced by their division. A downside is that it results in higher cost as corporate support services are duplicated in each of the 4 divisions। अच्छा, वो कहता है जी कि इसके अंदर जो है ना, ये होता है कि जब आप डिवीजन करते हैं डिवीजन, तो उसके अंदर होता ये है कि फिर वो अपने ही प्रोडक्ट पे अच्छा फोकस कर सकते हैं। अगर आप करें कि नहीं जी कोई ये अलग अलग डिवीजन नहीं करनी, तो सारे मिल मिला के काम करें, तो फिर वो हर किसी को अपना टारगेट नहीं पता होगा, ठीक है जी, हर कोई दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहा होगा। लेकिन जब आप डिवीजन कर देते हैं, ओप्पो वालों को पता होता है कि जी हमने ओप्पो पे काम करना है, आईफोन वालों को पता होगा कि उन्होंने आईफोन के लिए काम करना है, तो इससे फिर बेहतर रिजल्ट सामने आते हैं। लेकिन वो कहता है कि एक डाउन साइड है, डाउन साइड मतलब एक डिसएडवांटेज है इस डिवीजन का। अब वो क्या नुकसान है इसका? इसका नुकसान जनाब वो कहता है कि ये है कि इसमें 2 तरह के खर्चे जो है ना वो इजाफी पड़ रहे होते हैं। कौन कौन से? एक अकाउंटिंग का और एक ह्यूमन रिसोर्स का। जाहिर सी बात है, एक अकाउंटेंट बैठे, ठीक है, तो वो चारों का भी काम कर सकता था, लेकिन अब 4 तरह के अगर मोबाइल फोन हैं और 4 तरह की डिवीजन हो गई, तो फिर हर डिवीजन में अलग अलग अकाउंट्स का बंदा बिठाना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि कर जो डिवीजन दी, फिर टोटल हर चीज अलग अलग देखी जाएगी सेपरेटली। तो अकाउंट्स वाले 4 जगहों पे बैठेंगे जहां पे एक जगह पे बैठने थे। एचआर वाले जिन्होंने क्लाइंट्स को डील करना था, वो भी एक ही यानी कि टेबल पे बैठे हुए लोग सबको डील कर सकते थे, लेकिन वो भी अब डिवीजन होने की वजह से हर डिवीजन के अपने अपने एचआर वाले हो गए, तो ये 2 तरह के खर्चे इजाफी पड़ रहे होते हैं। उसके बाद है जी कस्टमर डिवीजन। सम कंपनीज प्रेफर अ कस्टमर डिवीजन स्ट्रक्चर बिकॉज इट एनेबल्स देम टू बेटर सर्व देयर वेरियस कैटेगरीज ऑफ कस्टमर्स। यानी कि इसके अंदर वो कहता है कि जी कस्टमर्स के हवाले से भी आप डिवीजन कर सकते हैं, जैसा कि 4 तरह के प्रोडक्ट बना रहे थे उनकी डिवीजन कर दी थी, तो फिर इसमें डिवीजन जो होती है वो कस्टमर्स के लिहाज से, मिसाल के तौर पे कंपनी जो है वो 3-4 तरह की चीजें सेल करती है, ठीक है, लेस सेल करती है, मेडिसिन यानी कि फार्मास्यूटिकल का भी कारोबार है, ठीक है जी। अच्छा, और उसके बाद इस तरह यानी कि कोई लेबोरेटरी के जो इक्विपमेंट्स हैं, अक्सर आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो वहां पे सिर्फ दवाइयां नहीं होती, वो आपने देखा होगा स्टेथोस्कोप वगैरह और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी सम मेडिकल स्टोर्स ने रखे हुए होते हैं। तो वो फिर करते ही हैं, वो कस्टमर डिवीजन में ये होता है कि लेज लेने वाले जो हैं उनके लिए एक डिवीजन कर दी जा बना दी जाती है कि वो टीम जो है ना उस तरह के कस्टमर्स को डील करेगी। जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स लेने वाले लोग हैं, एक टीम उनको डील करेगी, एक टीम जो है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेने वालों को डील करेगी। तो ये वो इसके अंदर बात बता रहा है। उसके बाद है जी प्रोसेस डिवीजन। If goods move through several steps during production, a company might opt for a process division structure. This form works well at Bowater Thunder Bay, a Canadian company, इसको अंडरलाइन कर लें, एमसीक्यूज में हो सकता है टेस्ट कर ले वो, that harvest trees and processes wood into newsprint and pulp. The first step is the production process, harvesting and stripping trees. Large logs are sold to lumber mills and smaller logs are chopped up and sent to water mills. At the mill, wood chips, ये एग्जांपल है, इसको खुद ही आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। और ये जो परसेंटेज है इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा, एवं रट्टे के तौर पे वो पूछना चाहे, इसका मैं लुबे लुबाब आपको बता देता हूँ। अब आसान अल्फाज में आपने जो है ना वो अगर हम लेज की मिसाल ले लें, सबसे पहले वो कहता है जब लेज बनने ना ऐसे प्रोडक्ट जिनमें की प्रोसेसिंग स्टेप्स ज्यादा होते हैं, ठीक है जी। अब किस तरह ज्यादा होते हैं? सबसे पहले मंडी में गए, मंडी से आलू लाने का काम, फिर उनकी छिलाई का काम, ठीक है जी, फिर उनको धोने का काम,
फिर उनके टुकड़े करने का काम, फिर उनको घी में तलने का काम। तो अब ये काफी सारे स्टेप्स हो गए, ठीक है जी। तो अब इसके अंदर जो है ना वो कहता है कि जहां पे ज्यादा प्रोसेस स्टेप्स होते हैं ना उनकी फिर डिवीजन कर दी जाती है, ठीक है जी। अब किस तरह ये डिवीजन हो गई कि जी वो मंडी से लेके आएंगे, ये डिवीजन होगी कि ये उनकी छिलाई करेंगे, ये डिवीजन होगी कि ये उनकी धुलाई करेंगे, ये डिवीजन होगी कि ये उन्हें घी में तलेंगे, फिर ये डिवीजन सॉरी कि उनके टुकड़े करेंगे, फिर ये डिवीजन हो गई कि ये उन्हें घी में तलेंगे, फिर यहाँ पे हो गया कि जनाब ये उनको जो है ना वो पैक करेंगे। तो ये बात वो प्रोसेस डिवीजन की कर रहा है। अच्छा जी, इसके बाद है जी जियोग्राफिकल डिवीजन। It enables companies that operate in several locations to be responsive to customers at a local level. अच्छा, जियोग्राफिकल डिवीजन ये होती है जनाब कि अब मिसाल के तौर पे आपकी एक कंपनी जो है ना वो दुबई के अंदर हो, ठीक है जी, एक जो है वो इंग्लैंड के अंदर हो, ठीक है, और हो सकता है कि बेसिकली जो है ना वो आपका ऑफिस जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर हो। तो ये आप करेंगे कि आप उनको इस तरीके से कर सकते हैं कि आपने यूके में और दुबई में भी ऑफिस बनाए हों, लेकिन फिर आप पाकिस्तान में भी ऑफिस बनाएंगे ताकि बेसिकली आप जहाँ पे प्लेस करते हैं, जहाँ पे आपका हेड ऑफिस है, वहां पे भी आप लोगों को जवाब दे सकें। फॉर एडिडास हो गया, एडिडास, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल इज ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द रीजन्स ऑफ वर्ल्ड इन विच इट ऑपरेट्स। दे हैव 8 डिफरेंट रीजन्स एंड ईच वन रिपोर्ट्स इट्स परफॉर्मेंस सेपरेटली इन देयर एनुअल रिपोर्ट्स। वही सिंपल सी बात है कि आपका जो मेन काम है वो पाकिस्तान में है, लेकिन आपका बिजनेस दुबई में भी है, आपका बिजनेस यूके में भी है, तो वो फिर एनुअल रिपोर्ट्स में यानी कि अपने हेड ऑफिस में भेजी जाती होती हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ जगह पे इनका कारोबारी जगहों पे ऑफिस होते हैं, दुबई में भी हो सकते हैं इधर उधर, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ पे भी ये लोग डील कर रहे होते हैं, सारे अकाउंट्स वगैरह मैनेज हो रहे होते हैं, लेकिन फिर हेड ऑफिस जो है मिसाल के अगर पाकिस्तान में होगा तो ये अपने फाइनल अकाउंट्स रिपोर्ट्स वगैरह पाकिस्तान में जो इनका ऑफिस होगा वहां भेज रहे होंगे। तो इसके अंदर वो कहता है जी कि सम अप अगर इसको कर लें डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन को, देयर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड विद डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। ऑन द वन हैंड डिविजनल स्ट्रक्चर यूजुअली एनहांसेस द एबिलिटी टू रिस्पोंड टू चेंजेस इन अ फर्म्स एनवायरनमेंट। अब इसको अंडरलाइन कर लें कि फर्म के एनवायरनमेंट में जो तब्दीली है उस को जवाब देने के लिए ये ज़्यादा असरअंदाज है, ठीक है जी। और इसका अब इसमें हमने पढ़ा था कि वो फर्म के अंदर फर्म के माहौल में तब्दीली जो है वो क्या होती है और उसको रिस्पॉन्ड किस तरीके से करना है, उसके लिए क्यों बेहतर है। मिसाल के तौर पे नीचे वो एम्प्लॉयज़ ने हड़ताल कर दी, जो वर्कर हैं वो फिर सुपरवाइजर से डील करेंगे, ठीक है जी। वो कहता है कि इसमें आसानी है क्योंकि अगर वो डायरेक्टर से डील करना होगा तो समटाइम ये मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन सुपरवाइजर उनकी बात लेगा, उन्हें यानी कि कुछ ना कुछ दिलासा देगा, ठीक है जी ऊपर बात करो, फिर वो मैनेजर से बात करेगा। एक फायदा भी है इसका इस चीज का। और दूसरा, इफ ऑन द अदर हैंड सर्विसेज मस्ट बी डुप्लीकेटेड अक्रॉस यूनिट्स, यूनिट्स कॉस्ट विल बी हायर। वो तो हम पढ़ चुके हैं कि वो एचआर वालों का खर्चा और अकाउंट्स वालों का खर्चा ऑटोमेटिकली खामखा का पड़ रहा होगा। सम कंपनीज हैव फाउंड दैट यूनिट्स टेंड टू फोकस ऑन देयर ओन नीड्स एंड गोल्स एट द एक्सपेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, कंपनी के खर्चे पे अपना अंदर से काम निकाल रहे होते हैं, ठीक है जी, ये नुकसान है। Divisionalized organization with two divisions where IT and research and development are head office। तो ये उनका जो है ना वो एक फ्लो चार्ट बना हुआ है और उसके बाद इनकी ये एग्जाम्पल है जी। तो रिटर्न तो नहीं होगा आपका, फिर भी इसको पढ़ने से आपको फायदा होगा, आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट डिवीजन यूनिलीवर की क्या है, ठीक है जी, और किस तरह जियोग्राफिक डिवीजन क्या है, कहाँ कहाँ ये लोग काम करते हैं, प्रोडक्ट इनके क्या क्या, प्रोडक्ट डिवीजन जो है ये इस चीज़ में सर्विसेज हैं इनकी। तो इन चीज़ों का अल्टीमेटली आप लोगों को फायदा हो रहा होगा। तो ये तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन थी जी। अच्छा जी, उसके बाद है जी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन डिफाइंड एज एनी ऑर्गेनाइजेशन that employs a multiple command system that includes not only a multiple command structure but also related support mechanisms and an associated organizational culture and behavior pattern। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, यहाँ से जी एमसीक्यूज बन सकता है, ठीक है, या वो राइटर का नाम दे के नीचे
दुरुस्त डेफिनेशन भी पूछ सकता है, ठीक है, या वो डेफिनेशन का लुबे लुबा आप दे के आपसे ये भी पूछ सकता है कि जी ये किस राइटर की डेफिनेशन है। वो कहता है जी कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है ना ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप जो है ना वो यहाँ पे जो है वो कहता है जी कि ना सिर्फ एक प्रोडक्ट मैनेज जो बन रहा है उसको कोई एक बंदा कमांड नहीं कर रहा होता, कोई एक बंदा उसकी निगरानी नहीं कर रहा, लेकिन बल्कि बहुत सारे मुख्तलिफ तरीकों से उसकी निगरानी की जा रही होती है। ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है, यानी कि आसान अल्फाज में आप देखें तो अगर एम्प्लॉयज टू सुपरवाइजर, सुपरवाइजर टू मैनेजर और मैनेजर टू जो भी उनके अपवर्ड पोजीशन है, डायरेक्टर या जो कुछ भी है, तो इस तरीके से एक सारा सिस्टम वो है जो है वो चलता है। इसको पहले हम देख लेते हैं। ये प्रोजेक्ट मैनेजर ए की अगर बात करता है तो इसमें अब जो प्रोजेक्ट जो ए प्रोडक्ट एक बनाया जा रहा है उसको प्रोडक्शन सुपरवाइजर भी देख रहा है, उसको सेल रिप्रेजेंटेटिव भी ए का देख रहा है, ठीक है जी, और उसको मैनेजर फाइनेंस भी देख रहा है। तो अब तीन तरह के लोग जो हैं वो इसको कमांड कर रहे हैं। जाहिर सी बात है प्रोडक्शन सुपरवाइजर अपनी रिपोर्ट ऊपर देगा, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी अपनी रिपोर्ट देगा, मैनेजर फाइनेंस भी अपनी रिपोर्ट देगा अल्टीमेटली, चाहे इनका जो प्रोजेक्ट मैनेजर हेड हो सकता है उसको रिपोर्ट करे हो और वो फिर ऊपर मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा हो। अनलाइक द अदर स्ट्रक्चर्स वी हैव लुक्ड at so far, a matrix organizational structure does not follow the traditional hierarchical model. Instead, all employees have dual reporting relationships. The matrix organization is also called the project management approach of organizational structure. हाँ वही है कि जी एक प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट लोग जो हैं वो मिसाल के तौर पे लगाए गए हैं और सब अपने अपने हिस्से की जो है ना वो रिपोर्टिंग दे रहा है, कोई एक बंदा वाहिद नहीं रिपोर्ट कर रहा। ठीक है जी, हर एम्प्लॉयज डुअल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या है, वही जो आप देख चुके हैं कि प्रोडक्शन सुपरवाइजर वाला भी रिपोर्ट कर रहा होगा, सेल रिप्रेजेंटेशन वाला यानी कि वो एडवर्टाइजमेंट वाले आप लगा लें, और फाइनेंस वाले भी। The mat अच्छा जी, it combines functional and product departmentalization complementing their strengths and weaknesses, which brings together people from different functional areas of the organization टू वर्क ऑन अ स्पेशल प्रोजेक्ट। तो जाहिर सी बात है जब डिफरेंट तरह के लोग फिर आपस में भी ये डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है जी, और हर बंदा ऊपर भी रिपोर्ट कर रहा होगा, तो इससे फिर एक दूसरे को मजीद मजबूती भी मिलेगी किस तरीके से कि जो भी फिर एक दूसरे की शॉर्ट कमिंग्स होंगी वो डिस्कशन में जाहिर बात है रिमूव करने का मौका मिलता है और बेहतर सजेशंस भी मिलती हैं। ईच एम्प्लॉय हैज टू डायरेक्ट सुपरवाइजर्स, हर एम्प्लॉय जो है उसके कितने ऊपर सुपरवाइजर होते हैं, द लाइन मैनेजर फ्रॉम हर और हिज स्पेसिफिक फंक्शनल एरिया एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर। अब वही बात है जी, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया कि जो हेड है उनका एक तो उसकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, और जो लेट सपोज एक उनका अब फाइनेंस वालों का अपना मैनेजर होगा उसकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। Matrix organization and project organization structure were both first used in the defense and aerospace industries, where companies were required to carry out major projects for customers, such as building a quantity of aircraft for a government customer. तो वो सबसे इसको अंडरलाइन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ सकता है। सबसे पहले कहाँ पे ये यूज किए गए थे, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन जनाब, ये डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में यूज किए गए थे एयरक्राफ्ट वगैरह बनाने के लिए। The challenge was to complete projects on time and on budget, ठीक है, टाइम पे और जो बजट बताया गया 10 लाख 20 लाख उसमें मुकम्मल करना है। ट्रेडिशनल फंक्शनल स्ट्रक्चर विद इन दी कंस्ट्रक्शन कंपनीज मीन दैट नो वन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट एज ए होल। A matrix organization और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम। वो कहता है कि जो रिवायती फंक्शनल स्ट्रक्चर था कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर उसके अंदर कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं था प्रोजेक्ट की तकमील के लिए। तो फिर इसमें जो है ना वो प्रोजेक्ट मैनेज ये वाला जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। प्रोजेक्ट मैनेजर्स वर अपॉइंटेड विद ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी फॉर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर्स लगाए गए, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैड टू ऑर्गेनाइज द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन ऑल द डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है जी, प्रोजेक्ट मैनेजर का काम था कि उन्होंने तमाम काम जो उनसे करवाने हर किसी के जिम्मे लगा के आपने पानी लेके आना है, आपने सालाना, आपने रोटी। At the same time, functional managers such as management of engineering, production and sales and the marketing retained their decision-making authority.
हाँ, बाकी जो डिपार्टमेंट वाले थे, मार्केटिंग वाले थे, उनके पास दूसरे चौथों के पास अपनी अपनी जिम्मेदारियां भी थी और अथॉरिटी भी थी कि वो काम कर सकते थे। तो इंशाल्लाह इसको जो है वो हम मज़ीद कल आगे लेके चलेंगे और इस पे आई थिंक मज़ीद जो है वो हाँ जी 2 या 3 लेक्चर इंशाल्लाह मज़ीद इस पे लगेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।